हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं PYQ सीरीज 5 लेक्चर 1। और ये परमार SSC के टोटली डिजिटल नोट्स हैं जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो लेक्चर 5 क्योंकि अभी कंटिन्यूस जो कुछ मंथ पहले हुआ है उनका कंप्लीट, तो उसके ही ये पूरे डिजिटल नोट्स हैं। ठीक है, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे और आपको हर एक वीडियो के नीचे इसकी PDF भी लेक्चर वाइज पढ़ने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस कंटिन्यूस इस सीरीज़ में मिलते रहेंगे। और साथ में अपने कमेंट जरूर करते रहना। तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव जो है 1946 में हुआ था। इसके बाद 1934 में क्या हुआ है कि MN राय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही है। फिर 1936 में कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन है इसमें नेहरू द्वारा इसकी मांग की गई थी, किसकी? संविधान सभा की। तो इतने क्वेश्चंस ये तो पूछा हुआ है और उसके साथ में ये वाले फैक्ट्स भी कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी SSC के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 में आई थी, जिसमें कि 3 सदस्य देखने को मिले थे, AV अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो कि इसके अध्यक्ष थे। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना में देखने को मिले थे हमें। और कैबिनेट मिशन के अनुसार टोटल सीट्स जो थी संविधान में 389 सीट्स थी। और जो टोटल सीट्स 389 सीट थी 389, ठीक है, जिनमें कि 296 सीट्स पर तो क्या हुआ, इलेक्टेड थी। और 93 सीट्स जो थी वो नॉमिनेटेड थी, मतलब देसी रियासतों से ली गई थी। तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांतों से इनमें 296 जो सीट्स थी, इसमें से क्या हुआ कि 292 सीट्स तो जो है वो गवर्नर के शासन से आई थी। और 4 सीट्स जो आप देख रहे हैं कि चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से ये आई थी। ठीक है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन हुआ है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। और इस समुदाय को फिर क्या किया है, समुदाय को विभाजन कर दिए गए 3 भागों में। कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य में। ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य में, जिसमें कि आपको ये जैन धर्म, पारसी धर्म ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ है कि जुलाई और अगस्त में चुनाव हुआ 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का। और जिसमें परिणाम में क्या देखने को मिला हमें रिजल्ट में कि 296 सीट पर चुनाव हुआ। ठीक है, 296 सीट पर तो चुनाव हुआ, लेकिन 93 जो थी वो क्या थी, हमारी देसी रियासतों से ली गई थी। तो 296 जब सीट्स पर चुनाव हुआ, 296 सीट्स पर जब चुनाव हुआ, तो उसमें की जीत में क्या हुआ कि 208 सीट तो कांग्रेस को मिली 296 में से, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 जो सीटें हैं वो अन्य लोगों को मिली हैं। जिसमें कि विभाजन के बाद कुल सीटें 299 रह गई हैं। ठीक है, अब देखो 296 थी, लेकिन बाद में क्या हुई, 299 रह गई थी, मतलब 3 और कहीं ना कहीं से बढ़ गई थी ये। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि 211 सदस्य देखने को मिले थे संविधान सभा की पहली बैठक में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि कौन संविधान सभा का मुख्य मसौदाकार था जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था? तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ SSC का क्वेश्चन है। तो ये SN मुखर्जी जी हैं। कौन है? SN मुखर्जी, जिन्होंने संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। संविधान सभा की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे, चेयरमैन, वो थे संविधान निर्माण में राजेंद्र प्रसाद। जबकि कानून निर्माण के जो अध्यक्ष थे वो GB मावलंकर जी देखने को मिलते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे और BT कृष्णमाचारी ये भी उपाध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं संविधान के सुलेखाकार की, किसने इसको लिखा है, तो याद रखना है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है और हिंदी में बसंत कुमार वैद्य ने संविधान को लिखा है। ठीक है, और सजावट की अगर हम बात करते हैं तो सजावट इसको नंदलाल बोस ने किया है। और जिसके जनक जो हैं, ये संविधान के जनक किसको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, 14 अप्रैल हम इनकी जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं, अंबेडकर दिवस मनाते हैं। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी थे और प्रारूप समिति के सदस्य भी यही KM मुंशी बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य कथन पहचानना है। और तो इसमें दिया गया आपको पहला जो है
पॉइंट के सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है, बकाया तीसरा गलत है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स सरकार के अंग के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी बॉडीज होती हैं सरकार की? तो ये आपकी 3 प्रकार की बॉडीज देखने को मिलती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका कानून लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका उसको समीक्षा करती है। ठीक है, न्यायपालिका इसकी समीक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौरमंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने 1543 में इसकी खोज की थी, जो कि डी रिवॉल्यूशनर ऑर्बिटम कैलेस्टियम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आगे हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का अध्ययन के बारे में। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं अगर दोस्तों, तो महाविस्फोट सिद्धांत जो दिया था, बिग बैंग थ्योरी, ये जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था, महाविस्फोटी सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है ये। और तो जॉर्ज लेमेंथियर ने 1931 में बिग बैंग थ्योरी दी थी और एडविन हबल इनके साथ में ये भी थे। ठीक है, जिन्होंने खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है इसके बारे में बताया था। अगर हम ये बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो इसका एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट कब हुआ था, तो 13.8 बिलियन वर्ष पहले इसका विस्फोट के बारे में इन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। सौरमंडल की उत्पत्ति, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसकी उत्पत्ति 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और 1796 में संशोधित इसको किया था, इस थ्योरी को किसने? लाप्लास ने। नेबुलर सिद्धांत की बात करते हैं तो 1755 में इमैनुअल कांत ने नेबुलर सिद्धांत दिया था। और नेबुला जो निहारिका है ये क्या है? ये हमारे धूल और गैसों का बादल है एक, और कुछ नहीं है। ठीक, तो नेबुला इमैनुअल कांत ने जो है 1755 ईस्वी में नेबुलर सिद्धांत की खोज की थी। और नेबुला क्या है? हमारा एक धूल और गैसों का बादल देखने को मिलेगा। आगे है कि प्लेनेटेसिमल परिकल्पना ये किसने कब दी है? 1905 में थॉमस सी चैम्बरलेन ने और फॉरेस्ट और मोल्टन ने दी है। स्थिर अवस्था सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये सर फ्रेड हॉयल और हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने दिया था, जो कि ब्रह्मांड हमेशा विस्तार कर रहा है लेकिन इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो स्थिर बनी रहती है। ये स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया है सर फ्रेड हॉयल, हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5वां है कि कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो अंतरिक्ष में लगभग 29 मील मतलब 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? तो ये आपका बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह है जो कि 29 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, मतलब सबसे तेज गति करने वाला ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, और अब बात करते हैं कि सूर्य से देखो कौन कौन से ग्रह क्रम में आते हैं सूर्य के बाद सोलर सिस्टम में। तो सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है कि सूर्य के बाद इतने ग्रह टोटल आते हैं। अब अगर हम ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह जो हमारे प्लानेट हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारे पार्थिव या आंतरिक ग्रह जिसको बोलते हैं इनर प्लानेट, और हमारे बृहस्पति या बाह्य या जोवियल प्लानेट जिनको हम आउटर प्लानेट के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक ग्रह ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लानेट होते हैं, जिनमें कि हमारे कौन कौन से ग्रह आते हैं दोस्तों? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह में की श्रेणी में आते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं ये सभी बाह्य श्रेणी के आते हैं। अब हम बात करते हैं जो आंतरिक ग्रह होते हैं इनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनमें चट्टानी पदार्थ के बने होते हैं, सतही ठोस होती है, इनके उपग्रह कम होते हैं, छल्ले इनमें नहीं पाए जाते हैं और अपेक्षाकृत ये छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि जो बाहरी ग्रुप हैं इनमें हमारे छल्ले वगैरह पाए जाते हैं और ये कैसे चट्टानी पदार्थ इनमें नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं घटते क्रम की, कि तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि सैटर्न ग्रह है, फिर अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल और सबसे लास्ट में बुध। तो ये हुआ घटता क्रम। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है, उसके सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं घूर्णन मतलब रोटेशन और परिक्रमण की। ठीक है, तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में है। तो घूर्णन जो देखो सबसे तेज जो घूर्णन करता है वो बृहस्पति ग्रह है, ये 9 घंटे 55 मिनट में पूरा घूर्णन कर लेता है। और जो सबसे धीमा जो घूर्णन करता है वो है शुक्र ग्रह, इसको 243 दिन लगते हैं घूर्णन करने में। जबकि परिक्रमण की बात करते हैं हम, परिक्रमा कौन करता है सबसे तेज, तो सबसे तेज जो है बुध 88 दिन में ही परिक्रमा कर लेता है सोलर सिस्टम का, अपने सूर्य का। और सबसे धीमे जो है वो वरुण को 165 साल लगते हैं परिक्रमा करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध जोन कहते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं तो ये शीत कटिबंध जोन कहलाता है। तो आर्कटिक वृत्त यहाँ ऊपर है और उत्तरी ध्रुव ये वाला ऊपर वाला रेंज की बात कर रहा है यहाँ की, तो ये हमारा शीत कटिबंधीय जोन कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं कि देखो अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड्स क्या है कि ये काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। काल्पनिक रेखाएं, लैटिट्यूड्स मतलब ऐसी लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, और भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी बराबर होती है। इनमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की देखने को मिलेगी आपको। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ठीक है, और सभी अक्षांशों की दूरी समान रहती है, ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। अक्षांशीय वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो 179 देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हटा देते हैं, मतलब -2 कर देते हैं, तो हमें 179 देखने को मिल जाती हैं टोटल हमारी अक्षांश ये रेखाएं। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो हमारी साउथ है उसको मकर रेखा बोलते हैं। 66 सही 1/2 डिग्री को आर्कटिक वृत्त बोलता है, और 66 सही 1/2 साउथ को हम आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त है, और नीचे जो आएगा वो आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र रहेगा। ये है जो 66 सही 1/2 डिग्री। इसके बाद ये वाली ये जो है ठीक 66.5 डिग्री ये आपको रेखा देखने को मिलेगी। आगे है देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं जिनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ये ग्लोब पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, और ये प्रधान एवं उत्तर के सापेक्ष कोणीय दूरी है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो याद रखना ये कि ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर की देखने को मिलती है। कुल देशांतर की बात करते हैं तो ये जो रेखाएं इस तरीके से बनी हुई लॉन्गिट्यूड्स, ये टोटल 360 होती हैं। ठीक है, और 0 अंश देशांतर जो है वो प्रधान या उत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। 180 जो देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाता है, जिसको हम जिग जैग लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्येक देशांतर एक महान वृत्त होता है। 0 डिग्री अक्षांश केवल महान वृत्त होता है, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये ध्यान रखना कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जिगजैग रेखा होती है। इस तरीके से ऐसे कुछ आती जाती है ये। ठीक है, महासागर की बात करते हैं तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। आप ये वो ट्रक याद कर लेंगे भैया पैसे नाम करके। तो ये ट्रिक है आपकी पैसा से, PAISA। कैसे? ये घटते क्रम में है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सभी महासागर दिए गए हैं। तो टोटल हमारे 5 महासागर इसमें दिए गए हैं। आप इनके नाम याद करेंगे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में याद होना चाहिए। सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर, और सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर देखने को मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों में के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी थीं? तो लोहे की वस्तुएं सबसे पहले आपके दक्षिण भारत में देखने को मिली हैं। कब? नवपाषाण और मध्यपाषाण चरण में। ठीक है,
और अब हम बात करते हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कि देखो, पुरातत्व जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेन थे पुरातत्वविद, वो CJ थॉमसन थे। इन्होंने इस पुरातत्व काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पाषाण युग, फिर ताम्र युग और कांस्य युग। कांस्य युग हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलता है ये, जबकि जो पाषाण युग है और ताम्र युग है ये प्रागैतिहासिक काल या लिखित साक्ष्य इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि कांस्य युग की बात करते हैं तो ये हड़प्पा काल जो हमारा है ये कांस्य युग है। इसमें आपको आयरन युग इसके बाद देखने को मिलेगा, कांस्य युग के बाद। और इसी में क्या होगा कि इसको हम आग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, या फिर इसमें हमें लिखित साक्ष्य देखने को मिले हैं लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सके हैं दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे कि पाषाण युग में हम इसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, रिटन एविडेंस नहीं है। लेकिन कांस्य युग की बात करते हैं तो ये हड़प्पा कालीन युग है और इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो कांस्य के युग के बाद आया अगला युग जो है आयरन युग, इसमें हम पढ़ भी पाए हैं। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल 3 प्रकार से विभाजित है, जिस पाषाण का मतलब है पत्थर। तो पत्थर के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है पुरा पाषाण काल जो कि 5 लाख बिफोर क्राइस्ट से BC से लेकर 12,000 BC तक रहा है। फिर मध्य पाषाण काल जो कि 12,000 BC से 10,000 BC तक रहा है, जिसमें छोटे पत्थरों से बने उपकरण यूज किए गए हैं। और नव पाषाण काल जो है वो नए पत्थरों के उपकरण या मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के बारे में बताता है, नव पाषाण काल। ठीक है। अब महापाषाण की बात करते हैं तो महापाषाण का मतलब है मेगालिथ, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं। ये 1500 BC से लेकर 500 BC तक रहा है, जिसको लोहे युग या दक्षिण भारत का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोह युग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई है, बिल्कुल सही है। इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रित ग्रे बेयर था, ये भी सही है। लेकिन लोह युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ नहीं, ये लोह युग के दौरान हिंदू घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। ठीक है। कांस्य युग के दौरान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक। और कांस्य युग जो है हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 BC तक देखने को मिली है। आगे हम बात करते हैं मृत भांड, मतलब मिट्टी के बने जो बर्तन है उसमें OCP, PGW, NBW और NBPW के बारे में बताता है। क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो OCP जो है वो गैरेड मृत भांड है, मतलब गैरू रंग के बर्तन हैं जो कि नवपाषाण काल में देखने को मिले हैं। ठीक है। जबकि ताम्र युग में जो आपको चित्रित धूसर बर्तन देखने को मिले हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। उत्तरी काल में जो बर्तन देखने को मिले हैं वो पूर्व लोह युग के देखने को मिले हैं। और उत्तरी काल जो पॉलिश बर्तन हुए हैं, पॉलिश वाले, वो उत्तर लोह युग में देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो लोधी वंश जो था वो इसने आगरा शहर की स्थापना की। तो लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोधी की कविताएं हैं जिसको गुलरुखी के नाम से जानते हैं, और इसने दोहरी गुम्मद की वास्तुकला प्रचलित की। किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है। मोट की मस्जिद का निर्माण जो कि दोहरी गुम्मद वास्तुकला है, इसको भी निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया है। अब हम बात करते हैं कुछ दिल्ली के जो हमारे गुलाम वंश हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत पे यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वंश मेन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 तक देखने को मिला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा का समूह क्या था। तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा जो था हमारा वो क्या था कि ये ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे। कौन? चालीसा। जो 40 जिन्होंने सुल्तान रजिया की हत्या के बाद अंतराल में सत्ता संभाली थी। तो ये एक्चुअली में ये इल्तुतमिश के 40 गुलाम थे जिनका नाम था चालीसा। ठीक है। और इन्होंने रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद एक एक करके सत्ता संभाली है दिल्ली की सल्तनत।
अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में। तो सबसे पहले गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठा। 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। इसने गुलाम वंश या जिसको मामलुक वंश के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना की। ठीक है, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, जिसने कि 1210 से 1236 ईस्वी तक इसकी गद्दी संभाली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान मतलब पोलो होता है जिसको खेला जाता है। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की है। इल्तुतमिश ने ही चांदी का टंका और तांबे के जीतल की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों पूछे गए हैं, याद रखना कि इल्तुतमिश ने ही, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसने चांदी का टंका और तांबे के जीतल की शुरुआत की है। इसने तवाक़त नसीरी ने मिनहाज इस्राज द्वारा रचित पुस्तक लिखी हुई है। इल्तुतमिश के समय पे किसने? मिनहाज इस्राज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है तवाक़त नसीरी। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक अपने सभी भाइयों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे योग्य मानी गई है। तो इसने 4 साल तक गद्दी पर शासन किया है। फिर अल्तुनिया द्वारा भटिंडा में इसको कैद कर लिया गया। बाद में रजिया एंड अल्तुनिया ने शादी कर ली और 1240 में लौटते समय कैथल हरियाणा में खोखर जनजाति द्वारा रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी जाती है। अब क्योंकि सबसे शक्तिशाली वही थी, तो रजिया सुल्तान के मरने के बाद फिर आते हैं बलबन, ठीक है, जिन्होंने चालीसा को सबसे पहले समाप्त किया, जो कि चालीसा को किसने? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक, चालीसा को किसने शुरू किया था? तो चालीसा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था और इसने बलबन ने चालीसा को सबसे पहले क्या किया है? समाप्त किया है। बलबन का शासन जो 1266 से लेके आपको 1287 तक देखने को मिलेगा। इसने चालीसा को समाप्त किया, राजा की सत्ता को सर्वोत्तम बनाया, सिजदा एवं पैबोस को प्रथा चलाई। सिजदा का मतलब है सर झुकाना और पैबोस का मतलब है पैर को चूमना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसने बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह कौन सा अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और कोशिकीय झिल्लियों में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलय के प्रकार को सुगम बनाता है? तो यह है एक्वापोरिस। ठीक है, यह है एक्वापोरिस जो कि असंशोधित विलय के प्रकार को सुगम बनाता है। आगे और देख लेते हैं इसके बारे में कि सक्रिय परिवहन क्या है? ये ऊर्जा होती है। डिफ्यूजन विसरण के बारे में जानते हैं कि विसरण क्या है? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति को हम विसरण डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होता है? गैसों में सबसे ज़्यादा होती है, द्रवों में उससे कम और ठोसों में सबसे कम देखने को मिलेगा आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों सर? क्योंकि छोटे आकार के पदार्थों द्वारा, ठीक है, गैस जो ठोस होते हैं इनमें जो है बिल्कुल आपस में टाइट पैक्ड एटम्स रहते हैं, तो इनमें एनर्जी जो ट्रांसफ़र करने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसों में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अणु जो हैं काफ़ी फैले हुए होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो आयन या अणु के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु देखने को मिलते हैं। आगे है सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। तो CO2 का उत्पादन किस कारण से होता है? तो सेलुलर गतिविधियों के द्वारा। आगे है कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता ज़्यादा होती है जबकि CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में कम होती है। तो बाहरी वातावरण से कहीं ज़्यादा CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर होती है। सांद्रता मतलब उसका कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है कि CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। CO2 जो है वो विसरण के माध्यम से ही कोशिका से बाहर निकलती है। आगे हम बात करते हैं परासरण की, ऑस्मोसिस की। तो परासरण क्या है कि उच्च से निम्न की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इसका ट्रांसफर होता है। सॉल्यूशन मतलब विलयन कैसे बनता है? ये विलेय प्लस विलायक के द्वारा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या मिल रहा है? बना है जाके सॉल्यूशन। आगे हम बात करते हैं कि देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक, 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब है अल्प परासारी, जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा और ये सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक में जो हमारी झिल्ली है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, हाइपरटोनिक में, जबकि हाइपोटोनिक में क्या होगा? ये फूल जाती है, हाइपो तो फूल जाती है, और आइसो में क्या होगा? ये बराबर रहती है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में इक्वल रहते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में बना हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र तीन अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आप दूसरे वाले फिगर को देखेंगे तो देखो सॉलिड से जब आप गैस को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है, जबकि गैस से सॉलिड बनना डिपोजिशन कहलाता है। यहाँ गैस से सॉलिड बनने को, गैस से लिक्विड बनने को कंडेंसेशन बोलते हैं, जबकि लिक्विड से गैस बनने को वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड से जब आप लिक्विड बनाएंगे तो फ्यूजन होगा, जबकि लिक्विड से आप सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स, इसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसमें। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ की हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो यहाँ बात कर लेते हैं आगे। इधर पे इसके बारे में इतना नहीं कुछ है, एग्जाम में आना है। यहाँ ये देखिए आप, तो अब पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या है एक्चुअली में, ये उदासीन है, मतलब एक आयनिक गैस है जिसमें कि लगभग समान संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज होते हैं, जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक है। जैसे कि तारे जो हैं वो प्लाज्मा के द्वारा ही बने हुए हैं। ठीक है, और जो 5वीं अवस्था आती है पदार्थ की वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। जो बोस ने दिया था ये इन्होंने बोसॉन की खोज की थी, जो कि जब कणों को लगभग 0 डिग्री या 0 केल्विन -273.15 डिग्री पर देखा जाता है तो ये बोसॉन्स बनते हैं। बोसॉन्स की थ्योरी जो है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट की थ्योरी 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दी गई थी और 1925 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर और ज़्यादा अध्ययन किया है। इसका मतलब है कि जब कणों को लगभग 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो जिससे वे एक एकल क्वांटम पदार्थ में एकत्रित हो जाते हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े पैकेट में एक तरंग के रूप में कार्य करते हैं। इनको बोसॉन कहा जाता है। आगे है कि 1995 में एरिक कॉर्नेल और कॉल साइमन ने रुबिडियम के परमाणुओं को परम शून्य ताप पर ठंडा किया। ठीक है, जबकि वुल्फगांग केटेले ने सोडियम के अणुओं को परम शून्य ताप पर ठंडा कर उसके बोसॉन बनाए हैं। किसने? वुल्फगांग केटेले ने 1999 में। इसलिए एरिक कॉर्नेल और कॉल साइमन और वुल्फगांग केटेले को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये वही है अभी मैंने जो समझाया है कि देखो सॉलिड से लिक्विड का बनना और सॉलिड से गैस का बनना ये ऊर्ध्वपातन, जबकि गैस से सॉलिड का बनना डिपोजिशन कहलाता है। सॉलिड से लिक्विड का बनना पिघलना और यहाँ जमना होता है। ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो भी, ये साइड में इंग्लिश में भी लिख रखा है कि सॉलिड से वाटर बनना ये मेल्टिंग है, जबकि वाटर से सॉलिड बनना फ्रीजिंग है। ठीक है, इसके साथ ऊपर ही है कि वाटर से देखो फिर सीधा गैस बनना इवेपोरेशन है, जबकि गैस से वाटर बनना कंडेंसेशन है। तो ये पूरी अवस्थाओं को आप इसको पढ़ लेंगे पीडीएफ से। 13वां क्वेश्चन है कि व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित कौन करता है? तो ये एक्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। ये गैस कौन दिखाता है? गैस, ये यूनिफॉर्मिटी दिखाती है। कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? तो होटल और रेस्टोरेंट। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि कौन है जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? तो ये हमारा है होटल और रेस्टोरेंट। खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है और जल आपूर्ति और बिजली जो है वो आपके द्वितीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, इनको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कि कृषि है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, खनन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योग, सभी ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इनको हम ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं, जो कि देश की हड्डी ये भी है, रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है, देश की रीढ़ की हड्डी। ठीक है,
इसे विनिमय क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है। उदाहरण चीन है इसका। भारत में इसका समुचित विकास नहीं हुआ है, हम सीधे तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गए हैं, मतलब द्वितीय क्षेत्र का हमने बहुत अच्छे से विकास नहीं किया है। तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सर्विस सेक्टर मानते हैं, जो कि इसमें वाइट कॉलर जॉब आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वाले में ध्यान करिए कि आपको रेड कॉलर जॉब्स, सेकंड में ब्लू कॉलर जॉब और थर्ड में आपको वाइट कॉलर जॉब्स देखने को मिलेंगी। ये प्रकृति में सदैव अमूर्त हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का अध्ययन या उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा हुआ, बैंकिंग हुआ, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। ये सभी तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे आपको, टर्सरी सेक्टर में। हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम जो योगदान है वो टर्सरी सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम देखने को मिलेगा, 14.39%। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। जबकि द्वितीयक क्षेत्र जो है सकल घरेलू उत्पाद में 31.46% का योगदान देता है। और तृतीयक क्षेत्र जो सबसे कम लोग कार्यरत हैं, क्योंकि ये वाइट कलर जॉब है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में सहयोग करता है। कितना? 54.15%। 2011 की जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में, तो LFPR प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको 54.6%, द्वितीयक का 24 है, तृतीयक का 21% है। जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम जीडीपी देते हैं, जीडीपी में ये परसेंटेज देता है द्वितीयक क्षेत्र अपना 31.46%, और तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपका जीडीपी में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किसको व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ता, संसाधन मालिक और फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो कि उपभोक्ता, संसाधन और मालिक और फर्मों के व्यवहार के अध्ययन करता है, जो कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र मांग एंड आपूर्ति पर निर्भर होती है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी के संदर्भ में बताती है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो छोटा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, उत्पादन और बेरोजगारी। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयों और व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन करते हैं। सिर्फ एक व्यक्तिगत पे ही बात चल रही है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, इसके जनक जो हैं वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के J.M. कीन्स हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। ठीक है, जबकि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं और अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक के द्वारा इसके बारे में बताया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इसी को बोलते हैं, किनको? एडम स्मिथ को। इन्होंने बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में किसका शाब्दिक अनुमोदन बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त होता है? ठीक है, हस्तलक्षण दीपिका जो है वो केवी ताम्रपुरम है, बलराम जो है वो के संबा शास्त्री संबंधित हैं इससे, बलराम भारतम से। ठीक है, तो ये है दक्षिण भारत का जो नृत्य है उसका नाम है कथकली में बलराम भारतम और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त होता है। अब कुछ हम डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है जिसको 2000 में जोड़ा गया है, जिसके जनक गुरु शंकर देव हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी मणिपुर का, मणिपुर का है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का आपको डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये सभी डांस फॉर्म आपको याद रखना होगा। चलो, अब ये कुछ मुद्राएं दी गई हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। कथकली में बेसम पूछा गया है, कथकली में टोटल कितने बेसम होते हैं? तो कथकली में दोस्तों 5 बेसम होते हैं। ठीक है, जिनके नाम है पांचा, काठी, थाड़ी, कारी और मिनुक्कू। पांचा का मतलब है हरा, ये जो हरा हरा रंग देख रहे हैं ये पांचा है, और काठी का मतलब है चाकू, इसमें जो मूंछ टाइप की जो बनी हुई है चाकू जैसी। थाड़ी का मतलब है दाढ़ी, याद रखेंगे। कारी का मतलब काली, ठीक है, और मिनुक्कू का मतलब है प्रभा, चमक।
और कथकली में जो बेसम 5 देखने को मिल रहे हैं। व्यवहार माला की बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम के बारे में बताता है, जिसमें कि महामंगलम नारायण नंबूदरी ने इसको लिखा था, किसको, व्यवहार माला को। क्वेश्चन 16 है, लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य का गलत संयोजन पहचानना है। तो धनगरी गाजा महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है, बिल्कुल सही है। डांडिया रास गुजरात का है। डोलू कुनीता कर्नाटक का है। लेकिन पाइका छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का, केरल का नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगली बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के डांस फॉर्म है। अब देखो, याद करने की ट्रिक है, इसको आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। क्या है सर, ए कोहली बड़ा पाव लाना, तो कोहली डांस, और पोबदास डांस, लाना से लावड़ी डांस जो कि बैठ खींची समुदाय करती है, लेजी से लेजिम डांस है, कहीं की तमाशा कर रही है तो तमाशा डांस है। तो एक कोहली बड़ा पाव ला ना, लेजी कहीं की तमाशा कर रही है। दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी को दंग का नाटक करती है, उसके पास चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है, कोहली कह रहा है अनुष्का शर्मा जी से, ठीक है, अपनी पत्नी से। तो कोहली से कोहली डांस, कोहली से कोहली डांस, बड़ा पाव से पोपदास डांस, लाना से लावनी डांस, और लेजी से लेजिम डांस, तमाशा से तमाशा डांस, डफा से गफा डांस, मौनी से मौनी डांस, ढंगका से धनगरी गाजा डांस, और नाटक से नाटक डांस। ये सभी महाराष्ट्र के डांस आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं या फिर इनको डायरेक्ट भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अगला है गुजरात के कुछ डांस हैं कि गुजरात की गोपियाँ डांडियाँ खेलने सीढ़ियों से मटक के पधार रही हैं। तो ये ट्रिक दी गई है, कैसे याद रखेंगे, गुजरात की गोपियाँ, तो गुजरात का गरबा डांस, गोपियों से गोपरास डांस, डांडियाँ लेकर डांडिया डांस, भवई, ठीक है, भवई डांस गुजरात का ही है। टिप्पड़ी डांस और बिनुछूडो डांस, हुडो डांस, पधार से पधारना डांस, सिद्धि धमाल, लास्य और मटुकाटी डांस, ये सभी आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और भी डांस दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि गरबा डांस है, ये नवरात्रि के दौरान आरती से पहले किया जाता है। डांडिया डांस है, आरती के बाद। यह नृत्य माता दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को दर्शाता है, डांडिया डांस। टिप्पणी की बात करते हैं तो ये चेरवाड़ जिले में कोली और खासा जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हुडो डांस भारवाड़ जनजाति के गडरिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पधार डांस जो है वो मछुआरे समुदाय द्वारा पधार समुदाय में किया जाता है। और बिनछुदो भी आपका गुजरात का ही डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक के कुछ डांस की। तो कर्नाटक में आपका जो यस कह रहा है, क्या बोल रहा है यस, ट्रिक पढ़ लेना कि यस बोला कम कर साले, यस से कहा जा रहा है कि बोला कम कर साले, ठीक है, बोला कम कर साले, डॉल भूत बनकर नाग मंडली लेकर सारी वीरता खत्म कर देंगी। तो यस से यशगान डांस, कम से कर्मा डांस, वीर से वीरगासे डांस, डोलू कुनीता, बोल से बोला कम से बोलक डांस, कम से कमसाले डांस, और भूत आराधने और नागमंडली, ये सभी कर्नाटक के डांस फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अगला है केरल का। तो केरल का है ओटम थुलल, कलियट्टम, कनियट्टम, जितने भी देखो टमटम हैं वो सब केरल में आ जाते हैं। कोलाकली, थप्पूकली, कूरावकाली, तिरुथिराकल्ली, चाक्यार कुथू और थेयम। थेयम बहुत बार पूछा गया है। तो एक तो आपको जो देखो अट्टम याद रखना है, और कली, ये सब देखो कली कली देखने को मिल रहे हैं, सब में कली कली। तो ये सब भी केरल की डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे। ओटम थुलाल जो है वो कुंचन नाम्बियर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलियट्टम थेयम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मालाबार तट के पीछे के पवित्र खांचों के अनुष्ठानों को दर्शाती है। कोटियट्टम डांस संस्कृत थिएटर कला है, जबकि कोलाकली जो है वो लाठी लेकर एक पैरों में घूमना है। ये कोलाकली डांस है केरल का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि किस राज्य में मैडमफी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो मैडमफी त्यौहार असम का मनाने वाला त्यौहार है, मैडमफी, ठीक है। तो असम के देखो कई सारे यहाँ डांस फॉर्म दिए गए हैं, उनको ज़रा जान लेते हैं कि असम की बहू को ने बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया, क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ माजली फेस्टिवल देखने जाना था।
ठीक है। तो असम की बहू, बहू से बिहू डांस, बाइको को बाइको डांस, देहिंग पटकाई, रोंगकर करबी, अली लिगोंग डांस, ठीक है। अली की अब्बू के साथ अली लिगोंग डांस, अब्बू से अम्बुबाची डांस जो कि कामाख्या मंदिर में किया जाता है। और माजुली फेस्टिवल देखने जाना है तो माजुली डांस और बैसागु डांस, ये सब असम के डांस देखने को मिलेंगे, ठीक है। असम के फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, डांस नहीं है, फेस्टिवल। बिहू की बात करते हैं तो बिहू जो है वो बिहू 3 प्रकार का होता है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। ये सभी 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे त्यौहार। माघ बिहू का देखो बोहाग बिहू है जो बैसाख के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में, इसमें रंगोली होती है उस समय पर। माघ बिहू अब जनवरी में मनाया जाता है, जो कि इसको भोगाली के नाम से जानते हैं। काटी बिहू जो है कार्तिक महीने अक्टूबर में मनाया जाता है, इसको कोंगली के नाम से जानते हैं। आगे है कि देखो बाइको जो है ये रावा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला फसल त्यौहार है। दिहिंग पटकई 3 दिवसीय त्यौहार जनवरी में तिनसुकिया जिले के लेखापानी में मनाया जाता है। अली अली लिगोंग जो है वो मिसिंग जनजाति द्वारा फसल उत्सव है। अम्बुबाची यह कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है, इसे अमेठी तांत्रिक प्रजनन त्यौहार के रूप में जाना जाता है। और रोंगकर जो है वो करवी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, जबकि जूनबील मेला जो है इस मेले में मुख्य विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। किसमें? जूनबील मेले में। अब बिहार के कुछ डांस फॉर्म दिए गए हैं उनको देख लेंगे कि शाम का छत पे बहुला सैलेस, शाम को छत पे बहुला सैलेस, तो समा चकेवा, छठ पूजा, बेहुला डांस, सोनपुर पशु मेला, राजगीर और सलेस, ये सभी बिहार के आपको देखने को मिलेंगे फेस्टिवल। छठ पूजा जो है वो भगवान सूर्य और छठी मैया के सम्मान में मनाया जाता है कार्तिक माह में। समा चकेवा मिथिला में मनाया जाता है। बेहुला अगस्त में, इस त्यौहार में देवी मनसा जो कि सांपों की देवी हैं उनकी पूजा की जाती है। सोनपुर मेला नवंबर में बिहार में लगता है। राजगीर महोत्सव 3 दिवसीय त्यौहार जो कि 1986 से इसकी शुरुआत की गई थी, तब से चला आ रहा है। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। संक्रेनी अंगामी जनजाति मनाती है। मोत्सू उत्सव आबा जनजाति, ओलेंग और मोत्सी, ये सब भी नागालैंड के त्यौहार हैं। आगे उड़ीसा है, तो उड़ीसा जो है छेखाई या नोखाई, ये कौन बताएगा? कलिंग के राजा जी रथ पे जो बैठे हैं, तो ये डांस जो त्यौहार हैं उनके बारे में ट्रिक है। तो उड़ीसा का जो त्यौहार है वो नुआखाई, कोणार्क, कलिंग, बाल यात्रा, रजा पर्व, रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान की यात्रा और छऊ डांस, ये छऊ डांस भी है और छऊ पर्व भी है, ये सब उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में सत्य कथन पहचानना है। तो एक मैच में 21 अंकों के 3 खेलों में से सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होते हैं, ठीक है। लव का मतलब होता है बैडमिंटन में 0-0, अगर आपका पॉइंट है तो लव। ड्यूस का मतलब है समान स्कोर, ये सभी पूछे गए हैं। लव का मतलब क्या होता है? 0-0 स्कोर होना, ड्यूस समान स्कोर होना। कोर्ट की लंबाई की बात करते हैं बैडमिंटन की, तो 13.4 मीटर लंबा होता है कोर्ट बैडमिंटन का, और चौड़ाई जो है वो 6.1 मीटर की होती है। नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है, इसका पुराना नाम पूना देखने को मिलेगा। अब कुछ बैडमिंटन के हम कप की बात कर लेते हैं, तो ये है थॉमस कप जो कि पुरुष का होता है, और उबेर कप महिलाओं का है, चीन में आयोजित किया जाता है। जबकि भारत के अंदर सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ट्रॉफी दी जाती है बैडमिंटन में, और महाराजा रणजीत सिंह कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें कुछ कार्ड दिए जाते हैं दोस्तों, देखो पीला कार्ड है, लाल कार्ड है, काला कार्ड है। तो पीला कार्ड जो है वो कदाचित व्यवहार की चेतावनी के लिए दिया जाता है कि अगर आपका व्यवहार बेकार है तो ये आपको कार्ड दे दिया जाएगा। लाल कार्ड 2 पीले कार्ड के बाद दिया जाता है, और काला कार्ड जब मिलेगा तो आपको हटा दिया जाएगा खेल से ही। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली और स्कंदगुप्त लहर ममता, ये बुक किसने लिखी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी, जो कि इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं उनको पढ़ लेंगे। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी।
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में, गरीब कल्याण योजना जो कि रोजगार योजना है 2020 में 125 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना था, जिसमें 6 राज्यों में लाया गया था गरीब कल्याण योजना। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। तो टोटल यहाँ तक 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर एक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोटल ये 30 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लेक्चर्स दिए गए हैं। तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो एक काम आप जरूर किया करो दोस्तों, कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक बार पीडीएफ से रिवीजन जरूर अपनी तरफ से कर लिया करो, जिससे कि आपको डबल फिर बेनिफिट मिलता है वहाँ से। तो पीडीएफ को जरूर रिवाइज करना है, और फिर मिलेंगे आपसे हम लेक्चर 2 में। अगर एक बार देखना देखो शुरू करो तो फिर पूरा लेक्चर देख के जाया करो। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में देखा फिर आधा छोड़ दिया तो समझ में नहीं आता, इससे अच्छा मत ही देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलेंगे आप हम दूसरे लेक्चर में, और अगर अच्छा लगे कुछ तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। ओके, थैंक यू। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।